बहुत अशद ज़रूरत है। हम सबको इसके बारे में सीखने की बहुत अशद ज़रूरत है। आप लोगों ने अगर एड देखा है तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस टुडे एंड हाउ इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस इन लाइफ। अब मैं अगर आप सबसे छोटी सी सवाल करूं कि आप लोगों को क्या इमोशनल मैनेजमेंट और इमोशनल रेगुलेशन आती है, पहले तो हम पूछेंगे हमारी एक्सपर्ट से जो कि बहुत ही अमेजिंग किस्म की इंसान है। शी इज एन अमेजिंग साइकोलॉजिस्ट। मैं बात कर रही हूँ तहमीना यासिर की। शी इज एन एक्सट्रीमली लवली पर्सन। शी इज अ वंडरफुल साइकोलॉजिस्ट। वो कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हमीद लतीफ के साथ एसोसिएटेड हैं। And the most amazing thing is this, that she is the founder of the whole organization that is Better Life, just like Better Health. If you know about Better Health, so we also have Better Life in Pakistan. We can flex it. तो तहमीना ने हमारे लिए ये काम कर दिया है। इनके पास 40 साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड है। उनकी टीम बहुत ही अमेजिंग है। एंड आपको किसी किस्म की कोई सर्विसेज या कोई हेल्प चाहिए हो, यू कैन, दे आर वेरी ट्रस्टेड। स्पेशली मुझे काफी लोग पूछते रहते हैं फॉर किड्स, और मुझे बहुत इनके अच्छे रिव्यूज लोगों ने दिए हैं जिन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इनके साइकोलॉजिस्ट के साथ किया जो इनके बोर्ड पे हैं। और दैट इज सो अमेजिंग, क्योंकि बच्चों के लिए आजकल स्कूल में बुलिंग का बहुत इश्यू हो रहा है। खैर, हम बड़े भी बुली होते हैं और डेली बेसिस पे होते हैं, और कैसे बुली होते हैं थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। इनसे डीपली डाइव करके सब कुछ पूछेंगे कि आप हमें बताएं कि इमोशंस जो हमें ड्राइव करते हैं, दैट ड्राइव अस क्रेजी, हम इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं, और इमोशनल इंटेलिजेंस इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है। अस्सलाम वालेकुम तहमीना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वेलकम हियर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। तहमीना, जो आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, हमें आप थोड़ा सा पहले इसको ठीक कर लेंगी प्लीज। जी, आप बेहतर है। अब बेहतर है, परफेक्ट, थैंक यू। थैंक यू तहमीना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन, और टाइम निकालने के लिए, बिकॉज मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए, इसलिए कि इस वक्त पे तो सब ही बहुत ज्यादा बिजी ही रह रहे हैं। तो सिचुएशन ही कुछ इस तरह की, हर एक अपने कामों में अपनी दौड़ों में लगा हुआ है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। लेकिन ये है कि ये टाइम फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है लोगों के लिए, इसलिए हमने ज्यादातर यही टाइम 8 to 9 का स्लॉट रखा है कि लोग अपने कामों से आ जाते हैं। और बिकॉज वी रियली वांट पीपल टू बेनिफिट फ्रॉम दीज सेशंस। और मैं भी थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर रही थी सबके साथ, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सारे टॉपिक्स को साइड पे रखे, मुझे ये बताएं कि आपके इमोशंस कितने अच्छे तरीके से मैनेज होते हैं। ये चीज जो है ये तो सारी जिंदगी आपके साथ चलती है। जैसे कि इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो जब आपके इमोशंस में हाई पाई, जब उनमें लॉज आए, जो कुछ भी हुआ, यू हैव टू मैनेज देम ऑन रेगुलर बेसिस। और इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं ना, कि आप अपने इमोशंस को समझ रहे हैं। इस वक्त पे अगर इमोशंस हाई हो रहे हैं, सपोज एंगर का इमोशन है जो कि बहुत ज्यादा इस वक्त पे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो इफ यू अंडरस्टैंड इट कि ये क्यों हो रहा है, और ये होना ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, और ये इसके ऊपर हम अपने आप को बुरा भला कहें, बल्कि इसको मैनेज कैसे करना है, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। दैट तो इज हम अमेजिंग, थैंक अपनी यू सो जिंदगी मच में। फॉर लेटिंग अस नो अबाउट इट। हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले तो आप हमें जल्दी से हमारे साथ शेयर करें कि आज के दिन में आपके लिए बेस्ट हाईलाइट क्या था जिससे आपका दिल खुश हो गया। देखिए, आज के दिन का तो मेरा जो बेस्ट था वो था जब मेरी बेटी का मैसेज आया कि शी वांट्स टू टॉक विद मी, शी इज इन इंग्लैंड।
Okay, I'm And so that sorry. was the best thing for me at that moment ना. हाँ, माओ के चेहरे पे ऐसे ही स्माइल आती है और दिन उनका अच्छा हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. दैट इज ट्रू। आप सब भी हमें लिख के भेजें कि आपकी दिन में आज क्या एक अच्छी चीज थी, क्योंकि जैसे ही हम किसी अच्छी चीज का जिक्र करते हैं एकदम से हमारे चेहरे पे थोड़ा सा रौनक आ जाती है, थोड़ी स्माइल आ जाती है। और अब हम डीपली पूछेंगे तहमीना जी से। ये मेरा पर्सनल सवाल है। आई वॉन्ट टू नो योर जर्नी कि आप साइकोलॉजी में कैसे आए। तो देखिए मेरे लिए थोड़ा सा आसान था साइकोलॉजी में आना. मोस्टली लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कि साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई भी शख्स जाता है तो उसको सब हैरानी से देखते, तब भी देखते थे और अब भी देखते हैं कि अच्छा साइकोलॉजी में जा रहे हो. लेकिन मेरे लिए क्यों आसान था, इसलिए कि मेरी फैमिली में हमारे से 2 जनरेशन्स पहले से साइकोलॉजी की फील्ड में लोग मौजूद हैं. तो ओके। जैसे मेरे ग्रैंडफादर जो है वो डॉक्टर अख्तर एहसन, जिन्होंने आइडेटिक थेरेपी इंट्रोड्यूस कराई थी. तो इंटरेस्टिंग। वो उन्होंने उसके ऊपर बहुत काम किया. अमेरिका में उन्होंने पूरा अपना इंस्टीट्यूट बिल्ड किया और बहुत ज़्यादा उन्होंने इसके ऊपर काम किया. अभी भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में आइडेटिक थेरेपी करवाई जाती है. तो उन्होंने किया. उसके बाद हमारे से जो ऊपर की जनरेशन है उसमें भी 3-4 लोग साइकोलॉजी की फील्ड में थे, बट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं था. देवर इन द एजुकेशन सेक्टर. ओके। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में डॉक्टर अख्तर हसन के बाद मैं आई. ओके। और ओके। मेरा बचपन से पैशन था. मैं बचपन से सोचती थी कि मुझे सबसे पहली मेरी सोच ये होती थी कि आई हैव टू डू सम सोशल वर्क ना. कुछ हम्म। बेहतरी होनी चाहिए लोगों के लिए, कुछ काम करना चाहिए. छोटी सी होती थी, मैं कहती थी नहीं कुछ करना है, लोगों के लिए करना है, लोगों के लिए करना है. तो उसमें बचपन में तो इतनी क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और फिर जहन जो है ना वो इस तरफ माइल हुआ. आई वॉज अ वेरी गुड लिसनर. शुरू से बहुत सुनना लोगों को और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये एक बचपन से आदत रही. तो ये सारी चीजें आपको पता है ना कि आपके अंदर पोटेंशियल हो वो किसी ना किसी सूरत में नजर आ रहा होता है. और जब वो नजर आता है तो उसके साथ अगर आप हार्मोनाइज कर लें अपनी परसूट्स तो आप कामयाब हो जाते हैं. और अगर आप उसको डिनाई कर देते हैं और कहते हैं कि भाई नहीं मुझे उस पे नहीं, मुझे कुछ और काम करना है, तो आप स्ट्रगल करते हैं. तो मैंने उसके साथ स्ट्रगल नहीं की, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया एंड हियर आई एम दैट इज वर्किंग एज सो इंटरेस्टिंग। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे बाहर सबके पास एक मदर टेरेसा है, हमारे पास एक तहमीना यासिर है, जिन्होंने अपनी जो अंदर की एक चाहत थी लोगों की मदद करने की, उसको एक पूरे प्रोफेशन में डाल दिया। और मैं ये इस बात का जिक्र इसलिए भी कर रही हूँ कि जैसे उनके पास बेटर हेल्प है, हमारे पास तहमीना जी ने बेटर लाइफ दे दिया है, विच इज मेरे लिए बड़ी फैसिनेटिंग बात थी एंड इट वाज सो इंस्पिरेशनल फॉर मी। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे अबाउट बेटर लाइफ। बिल्कुल. जब मैंने तकरीबन 95 में किया मास्टर्स, और उसके बाद मैं एजुकेशन के सेक्टर में रही कुछ अरसा. लेकिन आई ऑलवेज हैड द फीलिंग के काउंसलिंग इज समथिंग जो कि मुझे करनी चाहिए, बिकॉज उस वक्त पे क्लिनिकल का कंसेप्ट इतना ज्यादा नहीं था ओके। फॉर द जनरल पब्लिक. क्लिनिकल का कंसेप्ट था फॉर द साइकेट्रिक क्लिनिक्स, फॉर हम्म। द जैसे फाउंटेन हाउस, मेंटल बिल्कुल हॉस्पिटल, बिल्कुल। उनके साथ हम्म। लिंक करता था क्लिनिकल का कंसेप्ट. तो उस वक्त पे काउंसलिंग के हवाले से जहन में आता था. तो आफ्टर सम टाइम जब मुझे ये रियलाइज हुआ, और हम सबको मेरे ख्याल में उस वक्त पे ये बात अवेयर होना शुरू हुए, समझ आना शुरू हुई कि वी हैव टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन, वी हैव टू ग्रो. तो उस वक्त पे फिर मैंने एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी किया तकरीबन 2010 के अराउंड. और उससे पहले मैं काउंसलिंग में और एजुकेशन में थी. फ्रॉम दैट टाइम मैंने फिर जब एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी किया तो मैंने सोचा कि नो, नाउ दिस इज नॉट द टाइम कि मैं अब एजुकेशन में रहूं.
अब मुझे क्लिनिकल में ही आना है। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर फिजिकल स्पेस में देखें तो दैट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी एंड मैनी अदर थिंग्स। यस। तो ऑनलाइन का कंसेप्ट उस वक्त पे इतना नहीं था, यानी 2010-11 का अगर आप देखें, 12 का देखें, तो उस वक्त पे ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं थी साइकोलॉजी की कोई खास यहाँ पे। बेटर हेल्प ही थी जिसकी बात आपने। तो उस वक्त पर मैंने कहा कि बेटर हेल्प की तरह यहाँ के लिए इंट्रोड्यूस करें। एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने बेटर लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज के नाम से मैंने इंट्रोड्यूस कराई अपनी ऑर्गेनाइजेशन। और फिर एक एक करके नंबर बढ़ा, एक एक करके लोग ऐड होना शुरू हुए। और अब माशाल्लाह तकरीबन पौने दो लाख की फॉलोइंग हो चुकी है। अब हमारी वेबसाइट भी बन चुकी है। अब हमारे साथ तकरीबन 40+ साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि ऑनलाइन हमारे साथ सर्विसेज देते अगला हैं। नंबर मेरा है, मैं भी बीच में आ रही हूँ। बिल्कुल, आप ऐसे भी बहुत कुछ कर रहे हो माशाल्लाह। मैं देख रही थी कि आप भी बड़ी दिस इज स्ट्रगल कर रहे हो और बड़ा अच्छा कर रहे हो माशाल्लाह। This is such a great inspiration, honestly, and I'm so glad to get to know about this. इसीलिए मैं चाहती थी कि लोगों को भी इसके बारे में ज्यादा पता चले, क्योंकि साइकोलॉजी की इतनी हेल्प नहीं मिलती, साइकोलॉजिकल हेल्प इतनी ज्यादा नहीं है, और अगर है भी तो पता नहीं है कि हु इज द राइट पर्सन टू गो टू। हम इसके ऊपर भी एक और पूरा सेपरेट हम करेंगे। आई वुड रियली वांट यू टू कम, बट आज का टॉपिक ऐसा है कि मुझे पता है, मुझे काफी लोगों के इनबॉक्स में भी क्वेश्चंस आए, क्योंकि हर किसी का एक ही मसला है कि अपने इमोशंस को हम कैसे मैनेज करें। तो जैसे आपने खूब शुरू में बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये है कि आप अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में प्लीज इलैबोरेटली बताएं। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है ना, उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस। आपको जब पता होगा कि मैं किस तरह की इमोशंस मेरी रहती हैं सारा दिन, कौन सी इमोशंस हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, कौन सी इमोशंस हैं जिनको कि मैं बैलेंस में रख पाती हूँ। जब आपको पूरा अवेयरनेस होगी तब आप अगले स्टेप पे जा सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप हो गया अवेयरनेस का। यानी सपोज कि मुझे पता है कि मेरी इमोशंस जो है उनमें कई दफा लोज आ जाते हैं। वो लोज कब आते हैं? जब मैं बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर लेती हूँ। सपोज मेरे 2-3 सेशंस हुए तो आई नो कि मेरी इमोशंस में लोज आएंगे, देन व्हाट टू डू, आई विल रेगुलेट देम। ठीक है ना? तो पहला स्टेप हो गया अवेयरनेस का। और फिर उसके बाद आ जाता है कि आप अपनी इमोशंस को रेगुलेट करें। रेगुलेट करने के लिए बेसिकली जब हमें अवेयर हो गया ना, तो हम उसके पे सोल्यूशन निकालते हैं। द फर्स्ट एंड द बेसिक थिंग फॉर रेगुलेशन ऑफ इमोशंस is to focus on the relaxation of your body and mind. ओके। ना आप अपनी बॉडी और माइंड के रिलैक्सेशन पे फोकस करते हैं, जितना आप आपको भी पता है कि जब हम अपनी रिलैक्सेशन पे फोकस करते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स खुद ब खुद बैलेंस में आना शुरू हो जाते हैं। जब वो बैलेंस में आने लगते हैं तो हमारी इमोशंस रेगुलेट होना शुरू हो जाती हैं। फिर इसमें हम हर इमोशन को एड्रेस डिफरेंटली करते हैं। सपोज के एंगर की इमोशन है, एंगर तो सरफेस पे नजर आ रहा है ना, गुस्सा निकल गया किसी के ऊपर या अपने ऊपर, लेकिन अंडरनीथ क्या है? अंडरनीथ वो कौन सी सोच है? जैसे कि मेरी एक क्लाइंट आई तो उनके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था, बहुत हाइपर हो रही थी। तो उनको लेकर जो आए, उन्होंने कहा कि भाई ये हाइपर हो रही है, इनके हाइपर होने को हैंडल करें और करवाएं, इन्हें बताएं कि ये गलत है और ये है और वो है। मैंने उन्हें कहा कि ओके, हम इसके ऊपर बात करते, बट व्हेन आई टॉक विद दैट गर्ल, तो उसने बताया, यानी उससे डिटेल्स ली, तो उसने भी यही कहा कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो मैंने कहा कि ओके फाइन, गुस्सा तो चलें ठीक है, हम हैंडल कर लेंगे, बट हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ? आपकी लाइफ सेटिस्फेक्शन के हवाले से, अपने सेल्फ कंसेप्ट के हवाले से आप कैसा फील करते हो? अपने आप को अच्छा फील करते हो, अपने आप को लो फील करते हो? जस्ट गिव मी द डिटेल्स अबाउट दैट। तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि शी हैज नेगेटिव सेल्फ इमेज। अब जब नेगेटिव सेल्फ इमेज होगा तो फिर अंदर से गुस्सा ही निकलना है, खुशी कैसे निकलेगी?
That तो is so बेसिकली true. किसी को जब काम करना है तो नेगेटिव सेल्फ इमेज को तो हैंडल करना है। यानी अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, तो फिर मैं अपने आप को तो मैसेज दे रही हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ। तो फिर मैं ना खुश रहूंगी, ना मैं दूसरों के साथ खुश रह सकती हूँ, ना दूसरों को खुश रख सकती हूँ। तो हमने अपने अंदर क्या देना है, अपने आप को अपने जहन में सोचना क्या है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इमोशंस के बैलेंस दैट में। इज सो इम्पोर्टेंट कि आपकी बेसिक आपकी सोच जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसी से सारे आपके या अपवर्ड इमोशंस निकलेंगे या फिर डाउनवर्ड निकलेंगे। तमीना जी, थोड़ी सी अब आप हमारे वॉल्यूम, आई एम लूजिंग यू, आप थोड़ा सी आवाज अपनी थोड़ी, कैन यू जस्ट एडजस्ट द वॉल्यूम थोड़ा? मैं नहीं चाहती कि इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन है तो एनीवन शुड मिस आउट ऑन इट। जी जनाब, आप बेहतर है। हाँ, अब बेहतर है। तो आप एंगर की बात कर रही थी, जब आप बात करी थी मेरे माइंड में यही आ रहा था कि जब इंसान अवेयर होता है, जब एंगर का इमोशन ऐसा इमोशन है कि इट जस्ट टेक्स यू बाय स्टॉर्म, वो आता है और फिर आ जाता है, उसमें ना कोई अवेयरनेस रहती है, ना इंसान कोई अपने ऊपर तवज्जो कर सकता है, ना उसमें कोई ब्रेक सप्लाई हो सकती है। सो व्हाट टू डू विद दिस इमोशन ऑफ एंगर? देखिए, एक होता है कि उस वक्त पे क्या करना है, और एक होता है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या करनी है। अब देखिए, जब आपने रोजा रखना होता है, सारा दिन कुछ खाना पीना नहीं है, तो बिल्कुल। आप सुबह प्रॉपर मील लेते हैं, प्रॉपर पानी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो आप सरवाइव कर पाते हैं बेहतर तरीके से। जो लोग प्रॉपर सहरी नहीं करते कर रहे थे, तो वो सफर करते थे, उनकी इमोशंस खराब हो एब्सोल्युटली। जाती थी। बेसिकली प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होनी चाहिए, पहले से आपने उसके लिए क्या प्लान किया, दिस इज इम्पोर्टेंट, एंड दैट इंक्लूड्स कि आप डीप ब्रीदिंग करें, आप बॉडी रिलैक्सेशन करें, आप अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस दें, पॉजिटिविटी को फील करें, माइंडफुलनेस की टेक्निक्स करें, हम्म। ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस है हम्म। वो कम हो। आपके मसल्स के अंदर आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कॉर्टिसोल है, इनका लेवल कम हो। और वो जब कम होता है तो आपका गुस्सा उस लेवल का आपको आएगा ही नहीं जिस लेवल पे कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो हम्म। सपोज कि आपने सुबह 3-4 गिलास पानी पीकर रोजा रखा था, तो आप अफ्तारी के वक्त तक थोड़ा सा अपने आप को मैनेज कर पाए। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपनी बॉडी को और माइंड को रिलैक्सेशन दी, अपने आप को अच्छा फील कराया, और उसके बाद आपको किसी चीज ने ट्रिगर किया, जी। कोई बात आपको लगी, बुरी लगी, अफेक्ट हुआ उसका, तो हम्म। वो अफेक्ट जो है वो अगर अदरवाइज होता तो वो 80% 90% सेवेरिटी का होना था, अब हम्म। वो 60% सेवेरिटी का हुआ। जब वो 60% सेवेरिटी का हुआ तो गुस्सा उस तरह से निकलेगा ही नहीं। दैट इज तो सो एक तो ये चीज होती है कि हम पहले से, इसलिए कि कई लोग हमें कहते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि भाई उस वक्त कोई कुछ समझ ही नहीं आता है, एकदम से गुस्सा आता है, सब निकल जाता है, और फिर बाद में अफसोस होता है, गिल्ट आना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली साइकिल है पूरा। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि देखिए, एक तो गुस्सा जब आया तो उस वक्त पे मैनेज नहीं हुआ, इस चीज की आपको तकलीफ हुई। दूसरा, आपने गिल्ट जो महसूस किया, इसकी भी तकलीफ हुई। तो एक दफा का गुस्सा, दो तरह की तकलीफें भी आ गई, तो अगली दफा तो और आएगा ना। तो ट्रू। हमने तो अपने आप को अच्छा कुछ दिया ही नहीं, जो हम अपने अंदर डालते हैं वही बाहर निकलता है। तो बेसिकली गुस्सा अगर आ गया और निकल गया, तब भी गिल्ट के बजाय सोल्यूशन फोकस्ड होना है ना, कि अब हम्म। क्या करना है, अब कैसे मैनेज करना है। अगर कोई रिफॉर्म करनी है तो माजरत करके, सॉरी करके उसको हैंडल कर लें, और हम्म। अगर अपने अंदर रिफॉर्म करनी है तो अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को ठीक। बेहतर से बेहतर फील कराएं। जितना आप अंदर से खुश रहेंगे, उतना आप बाहर खुश फील करेंगे, नजर आएंगे, और दूसरों के साथ भी अच्छा बिहेव करेंगे। एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज सो ट्रू एंड इंटरेस्टिंग, बट एट द सेम टाइम मुझे एक बात का ख्याल आया कि आपकी बात इतनी सही है कि इंटरनली अगर आप खुश हैं तो आप एक्सटर्नली भी खुश हैं। लेकिन काफी सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि उनकी एनवायरनमेंट इतनी हॉस्टाइल और ट्रिगरिंग होती है कि वो अंदर से जितनी मर्जी सेफ्टी जनरेट करने की कोशिश करें या काम हो,
वो एनवायरनमेंट की हॉस्टिलिटी और ट्रिगर उनको झटके दे देती है। ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, एंड हाउ मच ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस डज प्ले अ रोल इन दिस? ऐसे वक्त पे रिजिलियंस प्ले करती है। ओके। जितना आपने अपने आप को रिजिलियंट बना लिया, उतना आप हर तरह की सिचुएशन को मैनेज कर पाओगे। वो जो कहते हैं ना आम लफ्जों में कि जी उसके अंदर सब्र आ गया, वो बर्दाश्त कर लेती है, यानी ये स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। दीज ऑल आर एक्चुअली रिजिलियंस, अगर उनके साथ सेल्फ पिटी या तकलीफ या डिप्रेशन या इस तरह की चीजें ना हो। तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन में हमने बिल्कुल इमेजिन करना है जैसे कि जंग का टाइम होता है ना। जी जी तो बिल्कुल। जंग के टाइम पर हमने अपने आप को बेहतर से बेहतर मैनेज करना होता है। तो उसके लिए एक तो पहले से तैयारी करते हैं, और दूसरा ये कि जब जंग हो रही होती है उस वक्त पे भी अपने आप को साथ साथ इक्विप करते जाते हैं। तो बेसिकली अगर सिचुएशन या एनवायरनमेंट ऐसी है जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जी। सारे टॉक्सिक लोग मौजूद हैं, और उस एनवायरनमेंट में आपने सरवाइव करना है, तो हम्म। इसका मतलब है कि उस एनवायरनमेंट में आपका सर्वाइवल तब मुमकिन है जब आप अपने आप को चाहे जितना मर्जी वो नेगेटिव दें, खुद नेगेटिव ना दो। हम कहते हैं कि जब कोई एनवायरनमेंट में से आपको कोई भी सपोज नेगेटिव देता है, किसी ने कहा कि तुम बहुत बुरी हो, तुम ऐसी तुम वैसी, नेगेटिव दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम उसको जब ले रहे हैं तो वी कांट कंट्रोल इट। ऐसा नहीं होता। देर इज अ स्पेस जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। वो स्पेस क्या होती है? व्हेन समवन सेज समथिंग एंड यू परसीव दैट, देर इज अ स्पेस, देर इज अ पार्ट जो कि हम जब उनके तरफ डाल देते हैं। जैसे सपोज के एक मिसाल देती हूँ, किसी ने कहा कि तुम बहुत बुरी हो, और हम्म। उसके मैंने सोचा कि वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ, वो ऐसा सोचते मेरे बारे में, वो तो मैं मेरे बारे में बड़ा नेगेटिव सोचते हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचते? तो एग्जैक्टली। मैंने क्या किया कि मैंने वो स्पेस जो है वो उनके कंट्रोल में दे दी। अब हम्म। सेम सिनेरियो है और मैं इसको चेंज करती हूँ कि सपोज के किसी ने मुझे कहा तुम बहुत बुरी हो, और मैंने उस पे कहा कि अच्छा ये मुझे कह रहे हैं मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मैं तो अपने आप को सही समझती हूँ। गलती हम्म। तो हो जाती है इंसान से, हम्म। लेकिन आई हम्म। डोंट थिंक आई डिड रॉन्ग। मेरे हिसाब से तो मैं सही हूँ, मैंने कोई ऐसा इशू भी नहीं क्रिएट की। तो मुझे अपने आप को क्या देना है? मुझे अपने आप को पॉजिटिव मैसेज देना है। तो हमने वो पार्ट जो बीच में मैं कह रही थी ना, छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हमने अपनी साइड पर कर दिया। हम्म। अब मैं अपने आप को पॉजिटिव दे रही हूँ, चाहे हम्म। एनवायरनमेंट बुरी भी है। फिर इसके लिए रेजिलियंस के लिए ना, जितनी एनवायरनमेंट बुरी है उतना ज्यादा मुझे अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। जितनी ओके। प्रॉब्लम ज्यादा है उतना ज्यादा मेरे लिए स्ट्रेंथन होना, एक्विप होना जरूरी है। तो अगर सपोज सारा दिन मुझे टेंशन मिलती है, तो मैं उसके बीच में से छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ टाइम या कोई भी ऐसी सिचुएशंस को निकाल के उनमें अपने आप को उतनी ही ज्यादा रिलैक्सेशन दूं और पॉजिटिविटी दूं। आपको मैं एक मिसाल देती हूँ अपनी क्लाइंट की। वो उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि उसको कमरे में बंद रखा जाता था। ओके। मोबाइल उसको पास सिर्फ इस वजह से था कि बच्चे साथ होते थे तो कोई मसला ना हो जाए, और वो शी कुडंट सर्वाइव। वो कहती थी मेरे से नहीं जिंदा रहा जाता, मुझे सिर्फ ये होता है कि एक मीन्स। कमरा और एक किचन, ये दो चीजें मेरे पास है, मैं बस अपनी जिंदगी इसमें गुजारूं। उसने जब मेरे से बात करना शुरू की तो उसके पास ना पैसे थे ना कुछ, कुछ भी नहीं। आई मैं मोस्टली सुबह के टाइम में, कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें के फ्री सेशंस भी हम लोग दे रहे होते हैं। तो दिस इज अबाउट आई थिंक 15 years बैक ये बात हुई थी। तो उसने उसने मेरे से गाइडेंस लेना शुरू की, मैंने उसे बताना शुरू किया जैसे कि हमारे तरीके होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको स्ट्रेंथ बिल्डिंग करना शुरू कर दी। उसकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग हुई, और विद टाइम मैंने खुद जब हम ड्रास्टिक चेंज देखते हैं, जब हम देखते हैं कि कितनी क्या तब्दीली आ गई, तो बहुत खुशी होती है, अंदर से ना बड़ा सुकून मिलता है। नेचुरली। नेचुरली। हमने देखा
कि उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो गुस्सा आता था बच्चों पे निकाल देती थी, वो अपना ख्याल नहीं रखती थी, अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया, टेंशन वाली बातों के बजाय पॉजिटिव बातों पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने सॉल्यूशन निकाला, उसने अपनी एक कोई कजन थी, उसके साथ मिलके उसी कमरे में बैठकर छोटा सा बिजनेस खामोशी से करना शुरू कर दिया। वो जो वो होती है ना, जो तस्बीह होती है डिजिटल, उस तरह की उसके कोई स्टाइल उसने करना शुरू कर दिया। एंड इवेंचुअली हमने देखा कि उसका काम, उसको उसके काम ने स्ट्रेंथन किया, और उसने अपने लिए उस जगह पे स्पेस बनाई। और वो जो हस्बैंड या फैमिली जो थी, जो उसे नुकसान पहुंचा रही थी, तकलीफ दे रही थी, फिर उनको भी किसी हद तक सरेंडर करना पड़ा। तो ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। लोगोथेरेपी है एक बड़ी खूबसूरत, ओके। उसमें यही बात की जाती है कि देयर इज ऑलवेज अ होप, ऑलवेज अ होप। आपको होप को ढूंढना होता है, यानी अंधेरे में भी कोई एक शमा नजर आ सकती है, यू हैव टू लुक, ढूंढते रहे, मिल जाती है। ऐसे क्या प्रैक्टिकल, अगर जैसे आपने इतनी सही बात की कि स्ट्रेंथ अपने इंटरनल जो हर्ट हुआ हुआ होता है, जो इमोशन आपका वीक होता है, जिससे आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं या बुरा फील हो रहा था, आपको उसको स्ट्रेंथन करना है। तो माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के अलावा क्या ऐसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आपका वो हर्ट का या सेंसिटिविटी जिसको हम स्ट्रेंथन कर सकें? देखिए, एक तो हमारी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होती है, दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। जब हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, उसमें हम आप अपने सोचने के अंदाज को समझ कर कि ये प्रॉब्लमैटिक है, इससे मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, उसको चेंज करते हैं। तो सपोज के लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, सेल्फ पिटी में चला गया ना इंसान, के लो फीलिंग है, मैं मेरे साथ तो सब ऐसा करते हैं, मैं हुई शायद ऐसी, नेगेटिव थॉट्स। अब ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं, ये मेरे सेल्फ को सरवाइव नहीं करने दे सकती। ये तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा तो थ्राइव कैसे करेगा? तो सही। बेसिकली मुझे इन नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है, इसको समझना है और इसको चेंज करना है। ये जैसे हमारी एसीटी होती है, उसमें भी इसके ऊपर एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट, यानी एक्सेप्ट किया कि यस दिस इज इट, ये है, अब मैंने इसे चेंज करना है, और ओके। चेंज करने की कमिटमेंट अपने साथ करनी है। हाउ टू चेंज इट? हम इसे रीस्ट्रक्चर करते हैं। सपोज के यही थॉट है, जिसको थॉट्स हमारी जो है ना, वो जब हम उनके ऊपर फोकस करते हैं, उन्हें सेकंड थॉट देते हैं, उनको थर्ड थॉट देते हैं, उनका पूरा लूप बनता है, तो वो स्ट्रेंथन होती हैं। हम कहते हैं कि आप अपनी थॉट्स को समझ के उनके हवाले से अपने आप को बताएं कि ओके, मुझे अब कौन सी थॉट स्ट्रेंथन करनी है, ये मेरे हाथ में है। सपोज के किसी ने बुरा कहा और मैं अपने आप को अच्छा कह रही हूँ, तो मैं कौन सी थॉट स्ट्रेंथन कर रही हूँ? अपने आप को अच्छा कहने वाली। तो जब मैं पॉजिटिव थॉट को स्ट्रेंथन करूंगी, तो वो पॉजिटिव थॉट ही मल्टीप्लाई होगी। जब वो मल्टीप्लाई होगी, तो मेरा जहन उसी नेगेटिविटी में पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने इन चीजों के ऊपर जो बाकी बताई थी, उनके बाद इन चीजों पे फोकस करना होता है। हाउ टू चेंज द नेगेटिव थॉट इनटू अ पॉजिटिव थॉट, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। कई लोग कहते हैं भाई वो तो झूठ हो गया ना, फेक हो गया, भाई असल में तो मेरे साथ सारे बुरा कर रहे हैं, मैं तो बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, बड़ा एग्जैक्टली। अच्छा तो बेसिकली देखें, कई दफा ऐसा होता है कि हमें फील होता है कि ये झूठ है, ये गलत है, असल में तो मैं ऐसा फील नहीं कर रही। लेकिन हमने जो हम चाहते हैं ना अपनी जिंदगी में करना, वो हमने आज अपने आप को बताना होता है कि हम ये फील कर रहे हैं, तो फिर हम इवेंचुअली वो फील करते हैं। वो हमारी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी तो इसी पे चलता है ना। बिल्कुल। यानी जो आप चाहते हो अपनी जिंदगी में बनना, करना या सोचना या फील करना, वो आज अपने आप को बताना शुरू हो जाओ कि ये है, और मैं ये फील कर रही हूँ, मैं ये फील कर रही हूँ, इस वक्त पे भी कर रही हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं खुश, मैं रिलैक्स्ड हूँ।
ताकि मेरे जहन की एनवायरनमेंट वैसी हो। जब वो एनवायरनमेंट वैसी होगी, हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में ही तो सब कुछ चलता है ना, बेहतर से बेहतर होता है। तब फिर हमारा जहन जो है ना वो फिर उस चीज को पिक करता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी पर बेस करता है कि एब्सोल्युटली। आपने जो सोचा वही सच होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसी से मुझे याद आया, मैं सुबह उठी तो मैंने एक पॉडकास्ट लगा लिया, ट्राई टू स्टार्ट द डे विद समथिंग पॉजिटिव। पहले कोई तलावत लगा के उसके बाद आई डू माय ब्रेथ वर्क। जो आपने कहा, बिल्कुल अपने इंटरनल उसका ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। एंड देन आई पुट ऑन दिस पॉडकास्ट। मुझे उसका एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद, लेकिन ही वॉज अ पर्शियन पर्सन, और वो ट्रेनिंग्स करवाते थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वो एक बात कह रहा था, और मुझे उसकी बात इतनी होता ना कि वही वाली बात कोई और, जैसे आपने इतनी खूबसूरती से वो बात की तो दिल को लगी है। तो ही सेड कि आपने कुछ भी बुरा हो जाए, और वो अपनी एग्जांपल दे रहा था कि 100 पता नहीं कितने बिलियन का उसको नुकसान हो गया, कोई फॉर्जरी हो गई, और उससे एकदम से वो उसको पैनिक हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर उसके बाद उसने कहा वेट व्हाट आर यू डूइंग। वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जाके वर्कशॉप्स करवाता है लोगों को, इसी अपलिफ्ट करवाता है। तो फिर उसने कहा कि मैंने सोचा कि ये टेस्ट ये मेरी लाइफ में आया है क्योंकि मैंने इसको डील करना था, और इसी का कॉन्ट्रैक्ट में करके आया हूँ, तो मैंने अपनी वाइब्रेशन एनर्जी को पहले चेंज करना है और इसको एक्साइटमेंट में बदलना है। तो उसने कहा ओ वाओ दिस इज लाइक पूरा अपनी पूरी तरह से अपने आप को चेंज किया। और कहता 3 वीक्स के अंदर वो फ्रॉड तो वापस नहीं हुआ, लेकिन अनएक्सपेक्टेड उनको 60% ज्यादा बिजनेस आ गया। तो आपकी ये बात इतनी क्लियर है कि वाकई अगर आप उसको अपने माइंड का ख्याल करके उसको चेंज करते रहो करते रहो करते रहो, तो फिर लिटरली मिरेकल्स होने लग जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिल्कुल हिसाब से। आपने बहुत खूबसूरत बात की है। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपके अपने हाथ में असल में होता है। जब हम सोचते हैं ना कि नथिंग इज इन माय कंट्रोल, यस। तो फिर हम अपने आप को कमजोर फील करते हैं, फिर हम नहीं ग्रो करते। लेकिन अगर हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल, जो कि मेरे कंट्रोल में है, यानी एक तो है ना कि बहुत सारी चीजें जो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, बट उनके ऊपर तो कंट्रोल ही नहीं रखना हमने, बिल्कुल। इसलिए दे डोंट नीड आवर कंट्रोल। जिस चीज के ऊपर हमारा कंट्रोल है वही हमारे लिए काफी है। उसमें बेहतरीन से बेहतरीन, और सबसे पहला अपना वजूद, अपना दिमाग, अपनी रूह, अपनी बॉडी, इन पे हमारा कंट्रोल होता है, और बिल्कुल इनसे सही। हम आगे बढ़ते बिल्कुल सही। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे बताएं कि काफी लोगों को अपने इमोशंस का अवेयरनेस लाने के लिए पहले तो पता ही नहीं होता कि इमोशन है क्या। उनको कहो कि देखो क्या फील कर, तो कहते हैं हमें नहीं समझ आती क्या फीलिंग फीलिंग हमें नहीं पता, और हमें नहीं पता जो चलता है इमोशंस क्या है। आप थोड़ा सा प्लीज हमें बताएं कि प्राइमरी इमोशंस क्या है और सेकेंडरी इमोशंस क्या है। देखिए, इमोशंस जो होते हैं ना, वो प्राइमरी और सेकेंडरी इस बेसिस पर हम उन्हें डिफाइन करते हैं कि जब भी कोई सिचुएशन हुई हो उसमें पहली फीलिंग क्या आई। जैसे आज भी मेरे पास जो क्लाइंट आए तो उनको भी मैंने इसी बात पर गाइड किया कि जैसे हस्बैंड ने कोई बात की और वाइफ हर्ट हुई, ठीक है, हर्ट की फीलिंग आई उसके अंदर, और उसके बाद जब हर्ट हुई तो उसके बाद उसने जो फीलिंग निकाली वो गुस्से की थी, एंगर की। अब हर्ट की फीलिंग वाज द प्राइमरी फीलिंग एंड एंगर फीलिंग वाज द सेकेंडरी फीलिंग। और सेकेंडरी फीलिंग मोस्टली हम निकाल भी देते हैं दूसरों पे या अपने ऊपर या जिस तरह भी। प्राइमरी फीलिंग जो कि असल में होती है प्रॉब्लम, उसको हम एड्रेस नहीं करते। तो मैंने उनको भी यही गाइड किया, मैंने कहा ओके, अब देखो आपने प्राइमरी फीलिंग को नहीं एड्रेस किया, सेकेंडरी को किया, तो अब आप मुझे बताओ कि अब हम इसको जब हम समझ गए हैं तो अब हम क्या करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज हस्बैंड ने कोई बात की और वो हर्ट हुई, तो उसने आगे से कहा कि आई एम हर्ट, मुझे दुख हुआ है, मुझे तकलीफ आई है। अब गुस्सा नहीं आया, वो सेकेंडरी फीलिंग जो है वो नहीं आने दी, प्राइमरी को ही एड्रेस कर लिया। तो और इसी यही तरह से आपने भी हमारी बताया ना कि आपकी अवेयरनेस से ही सब कुछ होता है, कि जब आप अवेयर हो जाते हैं तो आपके अंदर जो आप अपने साथ बैठते हैं आपके इमोशंस के साथ, तो आपको पता होता है कि आपकी अंदर के असल इमोशन क्या है। ऐसा ही है बिल्कुल। और हमारी प्राइमरी इमोशंस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, हम्म। और उनके साथ रिलेट करके ही सेकेंडरी आती हैं इमोशंस। हमने इस बात को समझना है कि इमोशंस आर नॉट द थिंग्स जिनको कि हम सोचें कि ये हमारे कंट्रोल में हो ही नहीं सकती।
ओके। ये हमारे कंट्रोल में हर सूरत हो सकती है, हम इनके ऊपर टोटल कंट्रोल रख सकते हैं। बस हमने इस बात पे फोकस करना है कि हम इसके ऊपर इमोशन रेगुलेशन के ऊपर खास तौर पे काम करें। इमोशन रेगुलेशन का मतलब ही यही होता है कि जैसे ही इमोशन में हाई पाई रेगुलेट करके उसे लो लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे लाए, और जैसे ही उसमें लोज आए मैनेज करके उसे मॉडरेट लेवल पे लाए। सो यू आर मैनेजिंग योर इमोशंस अप्स एंड डाउन्स और उन्हें मॉडरेट लेवल पे रख रहे हैं। और इसी में फिर हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं ना, सिवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज, वो भी तो इन्हीं इमोशंस के साथ लिंक करके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ना। जैसे सपोज बिल्कुल। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जब होता है तो उसमें इमोशंस ही आउट ऑफ कंट्रोल होती है ना। तो वो आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द हर्ट्स, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ द सफरिंग्स इन द चाइल्डहुड एंड इन यस। कई एक्सट्रीम एडल्टहुड भी। हर्ट। तो उसके साथ जब वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को फेस करते हैं तो उनकी इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं रहती। लेकिन नहीं। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी रहा है कि मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा, और अदरवाइज भी हम रिसर्चेस भी देखते हैं कि दे व्हेन दे लर्न हाउ टू मैनेज दीज इमोशंस, दे कैन मैनेज देयर लाइफ। हाँ, उसमें सिविरिटी ज्यादा होती है तो ऐसा नहीं होता कि अब इमोशंस कभी हाई पाएगी ही नहीं, हाई पाएगी। हाँ, वो लेकिन तो अब सबकी लर्न आती हो गया। बिल्कुल। तो हमने लर्न करना है कि हम इमोशंस को स्टेबल कैसे रखें। उसके लिए है। जैसे मैंने बताया कि गुस्सा आया तो यू वर्क ऑन योर रिलैक्सेशन, लो फीलिंग्स आई तो यू वर्क ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल हाँ, एक्टिविटी बहुत फायदा देती। जितना सही। आप फिजिकली एक्टिव होगे उतना आपके थॉट प्रोसेस, इमोशंस, हर चीज में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। इसी एब्सोल्युटली। वजह से जब हमारे पास साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ लोग आते हैं तो हम उनकी फिजिकल एक्टिविटी, उनकी नींद, उनका खाना पीना, इन सब पे साथ साथ फोकस करते हैं ताकि उनके ये वाले एस्पेक्ट्स जो हैं ये भी, इनके ऊपर भी काम हो और वो बेहतर लेवल पे अपने आप को दें। दैट्स ट्रू। अच्छा, इमोशनल रेगुलेशन या इमोशनल अवेयरनेस किस एज से स्टार्ट होती है, और किस एज से हमें इसकी बच्चों को या टीनेजर्स को, या ये किस एज से हमें इसकी अवेयरनेस स्टार्ट कर देनी चाहिए, या खुद से कंट्रोल लेना स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, जब बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करे, जिस एज में छोटा सा होता है, तब से रेगुलेशन जो है उसके ऊपर काम हो सकता है। इसके लिए टीन एज में भी काम हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि जितना भी छोटा बच्चा हो उसकी इमोशंस को रेगुलेट करने में आप उसको हेल्प कर सकते हो, लेकिन तब जब आपके इमोशंस रेगुलेटेड होंगे। ये बात बहुत अहम है कि पेरेंट्स की इमोशंस मोस्टली रेगुलेटेड नहीं होती। नहीं होती। पेरेंट्स जो एब्सोल्युटली। बच्चों के सामने इजहार कर रहे होते हैं, सपोज बच्चे को समझा रहे हैं भाई गुस्सा नहीं करो, और गुस्सा नहीं करो अपने गुस्से का इजहार के साथ कह रहे हैं कि गुस्सा नहीं करो। अब ये एग्जैक्टली, चीज ये जो तो है ना, ये बहुत सारे हाउस होल्ड्स में ये प्रॉब्लम है। एंशियसनेस की वजह से बिल्कुल। हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है, फिर कहते हैं इसमें गुस्सा करने की क्या बात है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चा तो हम तो कहते हैं कि माँ के पेट में भी वो हर चीज को फील और महसूस कर रहा बिल्कुल। होता है। तो एब्सोल्युटली। वो उस वक्त भी आपकी इमोशंस को समझ रहा है, और जैसे ही वो इस दुनिया में आता है तो वो इमोशंस और ये सारे जो हैं स्टिमुलाई जो कि अफेक्ट करते हैं उसको, इन सबको वो परसीव भी कर रहा है, देख रहा है, महसूस कर रहा है। ट्रू। तो ट्रू। हमने इस चीज के ऊपर काम करना है कि चाहे छोटा सा है, 3-4 साल का बच्चा है, और वो कोई भी इमोशन एक्सप्रेस करता है तो उसको सप्रेस नहीं करना। तो सही। बच्चों के साथ, खास तौर पे बड़ों के साथ भी ये होता है, सप्रेस नहीं करना। सप्रेस्ड एब्सोल्युटली। इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। उसको इमोशन को एक्सप्रेस करने देना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेट करना है। सपोज कि बच्चा इमोशन एक्सप्रेस करता है चीख चीख कर रोकर, ठीक है ना, उसे रोना आ रहा है, वो चीख चीख कर रोए जा रहा है, आप उसको चुप करा रहे, नहीं चुप करो चुप करो, नहीं रोना नहीं रोना, नहीं, आप उसको रोने देते हो, लेकिन साथ ही साथ उसकी तवज्जो बदलते हो, साथ ही साथ उसको बताते हो अदर वेज टू एक्सप्रेस द इमोशन। आप कहते हो कि हाँ चलो हम ऐसा करते हैं कि वो जो आप इतना ज्यादा ऊंचा रो रहे हो तो हम इस तरह से देखें,
इस तरह से एक्टिविटी करें, इस तरह से इमोशन को हम्म, निकालते हैं। कितना अच्छा बहुत तरीका से है। तरीके हो जाते हैं, लेकिन हम उन तरीकों पे तब फोकस करेंगे जब हम अपनी इमोशंस पे काम कर अपना रहे होंगे। कैपेसिटी बड़ी होगी, अपना कप बड़ा होगा तो बच्चों का भी कप होल्ड कर सकेंगे इमोशंस का। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, That is so true. बिल्कुल Thank बहुत you सही। so much, Tehmina ji. It was lovely talking to you. And honestly, मेरी अपनी knowledge में इतना इजाफा, और मुझे जिसने आपका बताया था, उन्होंने कहा था कि उनसे बात करके ऐसे लगता है कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड ऑनेस्टली वाकई मुझे आपके साथ बात करके ऐसे लगा है कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इजी पीजी ऐसे इमोशंस हैंडल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। बहुत शुक्रिया, और आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और बड़ा जबरदस्त रहा आज का सेशन। होपफुली के लोगों को भी अच्छा लगा होगा, और कोई भी क्वेश्चंस और कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन टॉक विद मी, और एनीवन कैन टॉक विद मी, तो हम प्लीज एंड इसमें दैट वुड बी लवली। फैसिलिटेट और मैं आप मुझे भी भेज सकते हैं, मैं भी आगे फॉरवर्ड कर दूंगी डॉक्टर तहमीना को, और हम उनसे आंसर्स ले लेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक दफा फिर आने की, क्योंकि आपने बॉर्डर लाइन का जिक्र किया। इट्स सो इम्पोर्टेंट कि बाइपोलर, बॉर्डर लाइन, एडीएचडी, न्यूरो डाइवर्जेंस, ऑटिज्म, वी रियली नीड टू हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दिस। बिल्कुल एंड बिल्कुल आई एम बिल्कुल श्योर कि इसके ऊपर आप इस बात करें। सब के लिए कोई ना कोई प्यारा सा हल निकाल के देंगी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे थैंक बिल्कुल। यू, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल बहुत रखें। शुक्रिया, बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके, आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखें। आई एम श्योर कि आज का सेशन इट वाज सो अमेजिंग। आपको अपने बच्चों के इमोशंस को रेगुलेट करना भी आ गया होगा, आपको खुद को भी के इमोशंस को रेगुलेट करना भी आ गया होगा, और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, और आप कैसे अवेयर होके अपना मुश्किल से मुश्किल इमोशन भी चैनलाइज कर सकते हैं। ये सारी की मुझे बहुत अमेजिंग तरीके से समझ आई। हमें जरूर कमेंट्स में बताएं। और कोई क्वेश्चंस है, जैसे इट वाज सो जनरस ऑफ डॉक्टर तहमीना कि उन्होंने कहा है कि आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये वो सेशंस हैं जो हम स्पेशली आपके लिए लेके आते हैं। ये बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिनको मैं आपके लिए लेके आती हूँ उनसे रिक्वेस्ट करके, और उनकी मोहब्बत है कि वो मुझे टाइम देते हैं। एंड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं बस ये चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास फैसिलिटी नहीं है टू गो टू थेरेपी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सारी माइंडफुलनेस और सब ये चीजें मैं भी करवाती हूँ, लेकिन जितने खूबसूरत तरीके से डॉक्टर तहमीना ने आज इसको एक्सप्लेन किया है, आई एम श्योर कि कोई भी अगर इसको सुने ऊपर शुरू से लेकर आखिर तक, आपको समझ आ जाएगी कि आपने अपने आप को इमोशनली कैसे रेगुलेट करना है। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखें। इजाजत दें, आई विल सी यू नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।